की बुढ़िया बोलकर कार से धक्का दिया। लेकिन जब बेटे ने शोरूम खरीदने के कागज दिखाए तो मैनेजर के पैरों तले जमीन खिसक गई और जिस माँ को वो कचरा समझकर बाहर फेंक रहा था उसी माँ के चरणों की धूल चाटने पर मजबूर हो गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका बेटा विवेक। आज की कहानी उस खोखले समाज के मुंह पर एक करारा तमाचा है जहां इंसान की कीमत उसके कपड़ों और उसकी जेब से तय की जाती है। हम अक्सर भूल जाते हैं कि जिस माँ के कपड़े आज मैले हैं उसी ने अपने आंचल से हमें ढककर दुनिया के हर तूफान से बचाया है। आज की कहानी एक ऐसे बेटे की है जिसने अपनी माँ के अपमान का बदला दौलत से नहीं बल्कि अपनी काबिलियत से लिया। यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपकी आंखों में गर्व के आंसू भर देगी। शहर के पॉश इलाके में एक चमचमाता हुआ विदेशी गाड़ियों का शोरूम था, रॉयल मोटर्स। यहाँ करोड़ों की गाड़ियां खड़ी रहती थी और यहाँ आने वाले लोग भी रईस होते थे। इस शोरूम का मैनेजर था मिस्टर राजीव। राजीव को अपनी अंग्रेजी और अपने सूट बूट पर बहुत घमंड था। उसे लगता था कि गरीब लोग सिर्फ गंदगी फैलाने के लिए होते हैं। एक दिन दोपहर के वक्त एक साधारण सी थोड़ी मैली सूती साड़ी पहने और हवाई चप्पल पहने एक बुजुर्ग महिला सावित्री देवी शोरूम के कांच के दरवाजे से अंदर झांक रही थी। सावित्री देवी का बेटा आज बहुत बड़ा आदमी बन गया था, लेकिन माँ का मन तो वही पुराना था। बेटे ने कहा था कि माँ, आज तेरे लिए कार खरीदनी है, तू शोरूम जा, मैं पार्किंग लगाकर आता हूँ। सावित्री देवी डरते डरते शोरूम के अंदर दाखिल हुई। एसी की ठंडी हवा और कांच की चमक देखकर वो सहम गई। उनकी नजर सामने खड़ी एक लाल रंग की बड़ी कार पर पड़ी। उन्हें याद आया कि उनके बेटे को बचपन से लाल रंग का खिलौना बहुत पसंद था। ममता के वशीभूत होकर सावित्री देवी उस लाल कार के पास गई और धीरे से कांपते हाथों से कार के बोनट को छू लिया। तभी वहां मैनेजर राजीव आदम का। उसने देखा कि एक फटेहाल बुढ़िया उसकी करोड़ों की कार को छू रही है। राजीव को पारा सातवें आसमान पर चढ़ गया। ए बुढ़िया, पीछे हट! राजीव ने इतनी जोर से चिल्लाया कि सावित्री देवी कांप उठी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी कार को हाथ लगाने की? पता है यह कितने की है? तेरी 7 पुश्तें बिक जाएंगी तो भी इसका एक टायर नहीं खरीद पाएंगी। सावित्री देवी ने हाथ जोड़ लिया। बेटा, मैं तो बस देख रही थी, मेरा बेटा आने वाला है, वो खरीदेगा। राजीव ने एक घृणित हंसी हंसी। तेरा बेटा? वो क्या करता है? रिक्शा चलाता है, भीख मांगता है? अरे वो गार्ड, कहाँ मर गए सब? इस भिखारिन को धक्के मारकर बाहर निकालो। इसने अपने गंदे हाथों से कार गंदी कर दी। अब इसे सैनिटाइज करवाना पड़ेगा। सावित्री देवी की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, ऐसा मत बोल, मैं भिखारी नहीं हूँ, मेरा बेटा बहुत बड़ा अफसर है। चुप कर नौटंकी! राजीव ने सावित्री देवी के कंधे पर धक्का दिया। सावित्री देवी लड़खड़ाकर फर्श पर गिर पड़ी। उनकी कोहनी छील गई। राजीव ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और कार पोंछने लगा, जैसे किसी बहुत गंदी चीज ने उसे छू लिया हो। दोस्तों, जरा सोचिए उस माँ के दिल पर क्या गुजरी होगी जिस बेटे के लिए उसने पूरी जिंदगी अंगारों पर चली। आज उसी बेटे की वजह से उसे जलील होना पड़ा। क्या गरीबी एक गुनाह है? क्या कार की चमक एक माँ के आंसुओं से ज्यादा कीमती है? अगर आप भी मानते हैं कि माँ का सम्मान दुनिया की हर दौलत से बड़ा है तो अभी इसी वक्त इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाकर सावित्री माँ का साथ दें। हमें मिलकर इस अहंकारी समाज को सबक सिखाना होगा। सावित्री देवी जमीन पर पड़ी रो रही थी। शोरूम के बाकी स्टाफ और कुछ ग्राहक तमाशा देख रहे थे। किसी ने उन्हें उठाने की जहमत नहीं उठाई। तभी शोरूम का ऑटोमेटिक दरवाजा खुला। एक नौजवान साधारण जींस और शर्ट पहने अंदर दाखिल हुआ। यह कोई और नहीं, सावित्री देवी का बेटा आर्यन था। आर्यन ने जैसे ही अपनी माँ को जमीन पर गिरा देखा और मैनेजर को उस पर चिल्लाते सुना, उसकी आंखों में खून उतर आया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन उसने अपना आपा नहीं खोया। वो दौड़कर अपनी माँ के पास गया और उन्हें उठाया। माँ, क्या हुआ? तुझे किसने धक्का दिया? आर्यन ने माँ के आंसू पोंछे। सावित्री देवी ने रोते हुए कहा, बेटा घर चल, यहाँ लोग अच्छे नहीं हैं, इन्होंने कहा हमारी औकात नहीं है। आर्यन ने धीरे से माँ को कुर्सी पर बैठाया जो वहाँ पास में ही थी और मुड़कर राजीव की तरफ देखा। मिस्टर मैनेजर! आर्यन की आवाज में एक अजीब सी शांति थी जो तूफान से पहले की होती है। मेरी माँ को धक्का आपने दिया? राजीव ने आर्यन को ऊपर से नीचे तक देखा। साधारण कपड़े देखकर उसने सोचा यह अभी कोई मामूली आदमी होगा। हाँ, मैंने दिया। और तू कौन है? उस बुढ़िया का बेटा? ड्राइवर है क्या किसी का? देख, यहाँ ड्रामा मत कर। अपनी माँ को उठा और निकल यहाँ से, वरना पुलिस बुलाकर अंदर करवा दूंगा। आर्यन मुस्कुराया, एक बहुत ही खौफनाक मुस्कान। पुलिस तो आएगी मिस्टर राजीव, लेकिन मुझे अंदर करने के लिए नहीं, बल्कि इस शोरूम को सील करने के लिए। क्या बकवास कर रहा है? राजीव चिल्लाया। आर्यन ने अपनी जेब से फोन निकाला और स्पीकर पर डालकर एक नंबर डायल किया। हेलो विक्रम, मैं रॉयल बोल रहा हूँ। मैं आर्यन बोल रहा हूँ। हाँ, रॉयल मोटर्स के हेड ऑफिस से। मुझे अभी के अभी शोरूम की फ्रेंचाइजी कैंसिल करनी है। और हाँ, यहाँ के मैनेजर राजीव का टर्मिनेशन लेटर, बर्खास्तगी का पत्र अभी मेल करो। राजीव हंसा। पागल हो गया है क्या? तू हेड ऑफिस में बात करेगा? तेरी हैसियत क्या है बे? दोस्तों, अब जो होने वाला है वो इस घमंडी मैनेजर की पूरी दुनिया हिला देगा।
यह वो पल है जब एक बेटे का स्वाभिमान बोलता है, मैं आपका बेटा विवेक। ऐसी सत्य घटनाएं बहुत मेहनत से आपके लिए ढूंढ कर लाता हूँ, लेकिन सच कहूँ तो दोस्तों, कभी कभी आर्थिक जिम्मेदारियां मेरे पैरों की बेड़ियां बन जाती हैं। मुझे इस चैनल को चलाने और आप तक सच पहुंचाने के लिए आपके सहयोग की सख्त जरूरत है। अगर आपको मेरी मेहनत में सच्चाई दिखती है तो कृपया नीचे दिए गए सुपर थैंक्स बटन को दबाकर इस चैनल की मेंबरशिप लेकर इस बेटे की मदद करें। आपका 20 से 50 रुपए का योगदान मेरे बूढ़े माता पिता की दवा और इस चैनल की सांसें हैं। मैं जानता हूँ आप मुझे कभी निराश नहीं करेंगे। राजीव अभी हंस ही रहा था कि अचानक उसके केबिन का लैंडलाइन फोन और उसका मोबाइल एक साथ बजने लगा। राजीव ने झुंझुलाकर हेडलाइन उठाया। हेलो, कौन? सामने से आवाज आई। मिस्टर राजीव, मैं कंपनी का एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर बोल रहा हूँ। आपने सामने जो शख्स खड़े हैं वो हमारी कंपनी के ग्लोबल इन्वेस्टर और इस कार कंपनी के 51% शेयर होल्डर मिस्टर आर्यन सिंघानिया है, यानी वो इस कंपनी के मालिक हैं। फोन राजीव के हाथ से छूटकर गिर गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने कांपते हुए आर्यन की तरफ देखा। वही साधारण कपड़े, वही साधारण चेहरा, लेकिन आंखों में शेर जैसी चमक। आर्यन ने अपनी जेब से चेकबुक निकाली और एक चेक फाड़कर मैनेजर के मुंह पर दे मारा। तुमने कहा था ना कि मेरी माँ की औकात नहीं है। यह लो 10 करोड़ का चेक। मैं चाहूं तो अभी इस पूरे शोरूम को खरीद कर यहाँ आग लगा सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि मैं तुम जैसा जानवर नहीं हूँ। पूरे शोरूम में सन्नाटा छा गया। जो स्टाफ अभी हंस रहा था वो अब सिर झुकाए खड़ा था। राजीव पसीने से तरबतर होकर आर्यन के पैरों में गिर पड़ा। सर, सर मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी नौकरी मत लीजिए सर, मेरे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। आर्यन ने अपना पैर पीछे खींच लिया। मेरे पैरों में मत गिरो राजीव। अगर माफी मांगनी है तो उस माँ के पैरों में गिरो जिसे तुमने धक्का दिया है। और याद रखना, अगर मेरी माँ ने तुम्हें माफ नहीं किया तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें पूरे शहर में कहीं नौकरी ना मिले। घमंड में चूर राजीव रेंगते हुए सावित्री देवी के पास गया। उसने अपना माथा सावित्री देवी की धूल भरी चप्पलों पर रख दिया। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अंधा हो गया था, आप मेरी माँ जैसी हैं। राजीव गिड़गिड़ा रहा था। सावित्री देवी जो बहुत दयालु थी, उन्होंने राजू के सिर पर हाथ रख दिया। बेटा, दौलत आज है कल नहीं, लेकिन बड़ों का आदर करना ही असली कमाई है। जा, मैंने तुझे माफ किया। आर्यन ने अपनी माँ को गले लगाया। माँ ने तुझे माफ कर दिया राजीव, इसलिए मैं तुझे पुलिस के हवाले नहीं कर रहा। लेकिन आज के बाद तुम यहाँ मैनेजर नहीं रहोगे। आज से तुम इस शोरूम में सफाई कर्मचारी का काम करोगे। गाड़ियां नहीं, फर्श साफ करोगे, ताकि तुम्हें याद रहे कि कोई भी काम छोटा नहीं होता और किसी भी इंसान की हैसियत उसके कपड़ों से नहीं होती। आर्यन ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और उन्हें वही लाल कार जिसे उन्होंने छुआ था गिफ्ट की। जब सावित्री देवी उस लाल कार में बैठी तो उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो खुशी के आंसू थे। और बाहर खड़ा राजीव हाथ में पोछा लिए अपने कर्मों पर रो रहा था। निष्कर्ष दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी किसी के पहनावे को देखकर उसकी औकात का अंदाजा मत लगाना। हो सकता है जिस इंसान को आप मामूली समझ रहे हो उसका कद आपकी सोच से भी ऊंचा हो। और सबसे बड़ी बात, माँ का अपमान करने वाला इंसान कभी सुखी नहीं रह सकता, चाहे वो कुबेर का खजाना ही क्यों ना पाले। जाते जाते एक सवाल, क्या आर्यन ने राजीव को सफाई कर्मचारी बनाकर सही किया? अपनी राय कमेंट में जरूर दे। और मेरे प्यारे साथियों, अगर आप चाहते हैं कि मैं अगली कहानी सौतेले बाप का जुल्म या दहेज लोभी सास का अंत विषय पर बनाऊं, तो अभी मेंबर्स ओनली कमेंट के सेक्शन में जाकर मुझे बताएं या फिर सुपर चैट के जरिए अपनी फरमाइश भेजें। मैं वादा करता हूं अगली कहानी आपकी पसंद की ही होगी। तब तक के लिए अपनी माँ की सेवा कीजिए। जय हिंद, जय भारत।